नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी प्यारे साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास विषय के ऊपर, और राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत राजस्थान का प्राचीन इतिहास के अंतर्गत इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत, और स्रोतों के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख शिलालेख व अभिलेख व प्रशस्तियां, इन पर चर्चा कर रहे हैं। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सभी प्यारे साथियों को एक साथ ही गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। आप कई विद्यार्थी मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं भी प्रेषित कर रहे हैं। मैं आप सबका एक साथ ही भावी सरकारी कर्मचारियों का हृदय के अंतःतिल से आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके द्वारा दिए गए इतने प्यार के प्रति मैं आभारी रहूंगा। आप सभी की तरफ से मैं शुभकामनाएं स्वीकार करता हूं और आपको भी उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूं। अब ये बातें जन्म दिवस वगैरह की बात में करेंगे। अभी अपन चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के शिलालेख। पुणे में पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। राजस्थान इतिहास विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे, और इतिहासों के अंतर्गत अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों के ऊपर। और राजस्थान के शिलालेखों के अंतर्गत भी कुछ एक महत्वपूर्ण शिलालेख पढ़े। वैसे कई शिलालेख हैं, लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण शिलालेख पढ़े, कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख और बच जाते हैं जिन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन ने जिस शिलालेख के बारे में चर्चा की उस शिलालेख का नाम था बड़ली शिलालेख। बड़ली शिलालेख के अलावा कुछ एक अगला जो शिलालेख अपन ने पढ़ा था बिजोलिया शिलालेख, जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता रहा हूं। बिजोलिया के अलावा अपन ने पढ़ लिया था गोसुंडी का शिलालेख। गोसुंडी के अलावा अपन ने पढ़ लिया था मित्रों मानमोरी का शिलालेख। बताओ कौन सा शिलालेख पढ़ लिया था? मानमोरी शिलालेख। और मानमोरी शिलालेख के अलावा अपन ने पढ़ लिया था राज सिंह प्रशस्ति। राज सिंह प्रशस्ति और राज सिंह प्रशस्ति तक की बातें अपन ने कर ली थी। राज सिंह प्रशस्ति में एक विद्यार्थी का कमेंट था, एक अच्छा प्रश्न था कि गुरुजी आपने पहले की क्लासेस थी उसमें आपने इतिहास बता रखा था कुंभा से जगत सिंह द्वितीय तक का। उसमें मैंने कल आपको लिखवाया था बप्पा रावल से जगत सिंह द्वितीय तक का। पहले की ऐप की क्लासेज में भी वही बता रखा था। किसी विद्यार्थी को वो कहीं लिखने में गलती होगी, आप चेक करेंगे तो पहले की क्लासेज में भी बप्पा रावल से लगा करके जगत सिंह द्वितीय तक का इतिहास वर्णित लिखवा रखा है। आप चेक कीजिएगा। और कल में भी यही लिखवाया है। आपको कंफ्यूज की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। हो तो आप पुराने वीडियो जो ऐप में पड़े हैं उनको जाकर के उनकी पीडीएफ वगैरह आप चेक कर सकते हैं। बप्पा रावल से जगत सिंह, एक ही डाउट था कल सबसे ज्यादा, जिसका पहले ही उत्तर सुन लीजिए। फिर बप्पा रावल से जगत सिंह द्वितीय तक का इतिहास बताओ किस में वर्णित है? राज सिंह प्रशस्ति में वर्णित है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जो है वो कल से अपन शुरू करेंगे, कल वापस शुरू करेंगे। आज के अगले शिलालेख जो हैं उन पर चर्चा करते हैं। और आज का जो सबसे प्रमुख शिलालेख है उनका नाम है गंटियाला शिलालेख। बताओ शिलालेख का नाम क्या है? गंटियाल शिलालेख। और ये गंटियाला शिलालेख हमारे जोधपुर में, गंटियाला शिलालेख जो है ये बताओ हमारे कहां पर पड़ता है मित्रों? जोधपुर में पड़ता है। इस शिलालेख का तिथि क्या है? 861 ईस्वी है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा इसकी तिथि 851 ईस्वी बताते हैं, ध्यान रखना। 861 ईस्वी का यह शिलालेख, गोपीनाथ जी 851 ईस्वी का बताते हैं। तो देखना ये जो शिलालेख है जोधपुर में, इसके बारे में पहले 2-4 बातें अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये जो शिलालेख है इसके लेखक कौन है? इस शिलालेख के लेखक मित्रों है मग। बताओ कौन है? मग। इस शिलालेख के उत्कीर्णनकर्ता कौन है? इस शिलालेख के उत्कीर्णनकर्ता का नाम है कृष्णेश्वर। इस शिलालेख के उत्कीर्णनकर्ता का नाम बताओ क्या है? कृष्णेश्वर है। और इसके अलावा ये मंडोर के राजा ककुक के काल का शिलालेख है। गुर्जर प्रतिहार शासक थे, गुर्जर प्रतिहार शासक। और गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताओ क्या था?
कक्कुक के काल का बताओ क्या है, शिलालेख है। ये 4-5 बातें अपने शुरुआत में इस शिलालेख के बारे में पता होनी चाहिए। कौन से शिलालेख के बारे में? गंटियाल शिलालेख के बारे में पता होनी चाहिए। मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख इसी में है। अभी चर्चा करेंगे क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली बात, गंटियाल शिलालेख जोधपुर में है, लेखक है मग, उत्कीर्णन करता कृष्णेश्वर और गुर्जर प्रतिहार शासक कक्कुक के काल का ये क्या है, शिलालेख। एक बार अपने को यहां तक उतारना है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फटाफट से उतार लो। हाँ, फटाफट से उतारो। ओके, उतारीजिएगा। हाँ, गंठियाल शिलालेख जोधपुर, गंठियाल शिलालेख बताओ कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है गुरुजी, उतार लिया। अब इस शिलालेख के बारे में जो विशेष बातें हैं वो हमें बता दो। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर शिलालेख मोटा मोटा बता दो, यहां से प्रश्न इतना जो है डीपली नहीं आता। प्रश्न डीपली आता है। जितनी बातें आपके लिए उपयोगी है वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। ज्यादा डीपली नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। परीक्षा के स्तर आजकल बढ़ चुके हैं। हालांकि ज्यादा गहराई भी ठीक नहीं है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई भी तो ठीक नहीं है। ज्यादा ऊंचाई भी तो ठीक है नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है। अब गंटियाल शिलालेख, गंटियाल जो शिलालेख है इसके बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है मित्रों? लेखक कौन है, किसने लिखवाया, किस राजा के काल का है, अगर ये बातें भी अपन याद रख लेते हैं तो काम हो जाता है। आरएस प्री तक का काम हो जाता, लेकिन अपन मेंस में तो अपने को देना है, मेंस की भी तो तैयारी साथ के साथ रखनी है। तो देखो सर 861 का क्या मतलब है? 861 ईस्वी का है भाई। 861 का जैसे वर्तमान में 2020 है वैसे 861। ये जो गंटियाल शिलालेख है इसके बारे में पहला बिंदु तो आपको यही याद रखना है कि मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। मग जाति के ब्राह्मणों का बताओ क्या मिलता है? मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? गंटियाल शिलालेख में मिलता है। इस बात को ध्यान रखें, मग जाति के ब्राह्मण। और इन्हीं मग जाति के ब्राह्मणों को मारवाड़ में शाकद्वीपीय ब्राह्मण कहा जाता था। इन मग जाति के ब्राह्मण को मारवाड़ में बताओ, इधर जोधपुर में क्या कहते थे? मारवाड़ में शाकद्वीपीय ब्राह्मण कहा जाता। कौन से ब्राह्मण कहा जाता? इनको कहा जाता शाकद्वीपीय ब्राह्मण। कौन सी जाति के ब्राह्मणों को कहा जाता भाई? मग जाति के ब्राह्मण मूलतः दक्षिण भारत से संबंधित थे। मारवाड़ में इन्हें क्या कहा जाता था? शाकद्वीपीय ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है, अगला बिंदु क्या याद रखें गंटियाल शिलालेख के बारे में गुरुजी? अगला बिंदु इस शिलालेख के बारे में यह याद रखना है, इस शिलालेख के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक किसको बताया गया है? इस शिलालेख के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक है, वंश का संस्थापक जो है वो हरिश्चंद्र को बताया गया है। संस्थापक हरिश्चंद्र। हालांकि और भी कई जानकारियां मिलती है, लेकिन वो जानकारियां तो जब अपन गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। इस शिलालेख में भी लिखा हुआ है कि हरिश्चंद्र के 2 रानियां थी, इन्हें रोहिलादी भी कहा जाता है। लेकिन ये बातें अभी यहां लिखेंगे, फिर जब हरिश्चंद्र पढ़ेंगे तब लिखेंगे। तो एक ही बात है, अभी इतना ही ध्यान रख लें कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की जानकारी जो है वो अपने को इसी शिलालेख से मिलती है। इन्हें रोहिलादी की जानकारी भी अपने को यहीं से मिलती है, ये भी ध्यान रखना। नागभट्ट जो है उनकी भी जानकारी यहां से मिलती है। इसके अलावा ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश की इष्ट देवी, गुर्जर प्रतिहार वंश की इष्ट देवी चामुंडा माता का उल्लेख। इष्ट देवी और इष्ट देवी का नाम बताओ क्या है? चामुंडा माता। चामुंडा माता का बताओ क्या मिलता है? चामुंडा माता का उल्लेख भी इसी शिलालेख में मिलता है। कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश की इष्ट देवी चामुंडा माता थी, यह जानकारी भी मिलती है। मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। मग जाति के ब्राह्मणों को मारवाड़ में शाकद्वीपीय ब्राह्मण कहा गया है। और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक बताओ क्या है? गुर्जर प्रतिहार जो है उनके संस्थापक का नाम क्या बता रखा है? हरिश्चंद्र। एक बार यहां तक छापो, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, हैप्पी बर्थडे स्वीकार कर लिया सबका, एक बार ही स्वीकार कर लिया भाई। किशन सिंह जी कुक द्वारा लिखवाया गया, बिल्कुल लिखवा दिया ना। कुक के काल का शिलालेख है, लिखवा दिया।
हाँ, प्रेमाराम जी, हंसराज जी, गोपाल जी, सबका बर्थडे का जो आपने संदेश भेजा है वो मैंने स्वीकार किया, आपको पुनः धन्यवाद भी अर्पित कर दिया है। हाँ, फटाफट से लिखिएगा भाई, फटाफट से लिखिए इसको थोड़ा सा। ओके ओके, ये हो गया भाई घंटियाल शिलालेख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इतनी ही जानकारी पर्याप्त है या कुछ और बातें पर्याप्त हैं? भाषा कौन सी है? आपका उत्तर आ रहा है भाई, भाषा का भी उत्तर आ रहा है। देखो दोबारा से देख लो, घंटियाल शिलालेख जोधपुर में है, 861 ईस्वी का शिलालेख है। लेखक मग है, उत्कीर्णन करता कृष्णेश्वर है, गुर्जर प्रतिहार शासक कुक्क के काल का शिलालेख है। ये जानकारी तो मिल गई। इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है, मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख। मग जाति के ब्राह्मणों को मारवाड़ में शाक द्वीपीय ब्राह्मण कहा गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र को बताया गया है, और गुर्जर प्रतिहार वंश की इष्ट देवी चामुंडा माता का भी क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और भी कई बातें याद रखनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी। कौन सी बातें और याद रखनी पड़ेगी इसके बारे में? तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं इस घंटियाल अभिलेख की 3 महत्वपूर्ण बातें। घंटियाल शिलालेख, सबसे पहली बात, ये भाषा कौन सी का है? तो भाषा के अंदर भी ध्यान रखना, ये शिलालेख 2 भागों में बंटा हुआ है। शिलालेख 2 भागों में है, एक जगह से ये शिलालेख नहीं मिलता है, 2 भागों में। एक घंटियाला गांव में एक माता जी का मंदिर है, उस मंदिर का नाम ही है माता मंदिर। इस माता मंदिर में एक शिलालेख है, जबकि 3 शिलालेख मंदिर के बाहर का स्थान है जिसे चारू कहते। मंदिर के बाहर का स्थान जिसको क्या कहते? चारू। इस चारू नामक स्थान पर बताओ कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं? 3 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, यह भी ध्यान रखना। ये जो माता मंदिर का शिलालेख है इसकी भाषा है महाराष्ट्री। बताओ ये माता मंदिर का जो शिलालेख है इसकी भाषा कौन सी है? महाराष्ट्री। जबकि ये जो चारू के अंदर 3 शिलालेख मिले हैं इसकी भाषा बताओ कौन सी है भाई? संस्कृत। इसका अर्थ क्या हुआ कि घंटियाला का जो अभिलेख है वो एक अभिलेख नहीं होकर के वर्तमान में 4 अभिलेख है। देख के आया मैं इन अभिलेखों को, वर्तमान में कितने अभिलेख हैं? 4। एक अभिलेख जो है वो एक अभिलेख तो मिला है माता जी के मंदिर में है, और एक बार है 3 वहां पर मिले हैं। तो बाहर वाले की भाषा तो है संस्कृत है, और माता मंदिर वाले शिलालेख की भाषा बताओ कौन सी है भाई? महाराष्ट्री भाषा है। बताओ कौन सी भाषा है? महाराष्ट्री भाषा है। तो देखिएगा, ये जो माता मंदिर वाला शिलालेख है इसके बारे में तो ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो 3 शिलालेख मिल रहे हैं आपको, इन पर ध्यान रखना। गणपति प्रतिमा का अंकन, बताओ गणपति प्रतिमा, गणपति प्रतिमा सवार, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है भाई परीक्षा में। राजस्थान के किस शिलालेख पर गणेश जी की प्रतिमा का अंकन है या गणपति प्रतिमा सवार है? तो आपका उत्तर होगा घंटियाल शिलालेख। यहां पर गणपति की प्रतिमा का बताओ क्या कर रखा है? उल्लेख कर रखा है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये जो 3 शिलालेख हैं, इन 3 शिलालेखों में ऐसा कहते हैं कि नागभट्ट प्रथम के द्वारा, बताओ किसके द्वारा? नागभट्ट प्रथम द्वारा, नागभट्ट प्रथम द्वारा गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी मेड़ता बनाने का उल्लेख भी है। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी मेड़ता बनाने का उल्लेख भी है। पहले बताओ क्या थी मेड़ता बनाने का उल्लेख? और भी हजारों बातें उल्लेख है। क्या है ना? अपने नागभट्ट प्रथम के पुत्र का नाम था तात। ऐसा कहते हैं कि तात ने अपना मेड़ता का राज्य छोड़ करके भोज को सुपुर्द कर दिया, और फिर वो तात मांडव्य ऋषि की शरण में चला गया था। लेकिन वो उतनी सारी बातों में डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अभी इतना ध्यान रखो कि घंटियाल शिलालेख, घंटियाल शिलालेख 2 भागों में है। कुल 4 शिलालेख हैं, एक माता मंदिर में,
3 शिलालेख बार है। 3 शिलालेख बताओ कहां पर है? बार है। और 3 बार जो है उनमें गणेश जी की प्रतिमा का अंकन है। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी तो मंडोर थी। मंडोर के बाद गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी आई मेड़ता, मेड़ता से बीनमाल, बीनमाल से उज्जैन, उज्जैन के बाद ये कन्नौज तक पहुंच गए थे और कन्नौज को बनाने वाला था नागभट्ट द्वितीय। वो तो सारा जब अपन राजवंश पढ़ेंगे तब और चर्चा हो जाएगी, लेकिन यहां पर जो बातें उल्लेख है कि नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी मेड़ता बनाई गई। इसके पुत्र तात के द्वारा राज्य का त्याग करके राज्य भोज को सुपुर्द किया गया और तात मंडोर के एक प्रसिद्ध ऋषि मांडव्य ऋषि उनकी शरण में जाकर के मित्रों संन्यास धारण कर लेता है। ऐसी कई बातें यहां पर उल्लेखित है। एक बार यहां तक उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर बहुत डीपली करवा रहे हो। अरे पुनीत नहीं करवा रहा बेटा, बहुत डीपली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। डीपली नहीं है, डीपली तो बहुत ज्यादा डीपली अभी नहीं है। ये तो बिल्कुल अच्छे से आरएस तक की परीक्षा के स्तर तक का है, ज्यादा डीपली नहीं है। फटाफट से उतारो भाई इसको, फटाफट से। हाँ उतार लिया गुरुजी, उतार लिया, उतार लिया। ओके, डन डना डन डन। भरत कह रहा मेरा कमेंट दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा बेटा, तुम्हारा कमेंट भी दिख रहा है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये तो हो गई घंटियाल शिलालेख के बारे में जानकारी। और भी कई जानकारियां अपने को याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? घंटियाल अभिलेख से संबंधित जानकारी। भाई एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न किस प्रकार का आ जाए कोई भरोसा नहीं है, और एक नंबर लाखों विद्यार्थियों का आपको मेरिट में ऊपर नीचे कर सकता है। एक नंबर का दर्द वो जानता है जो कभी वेटिंग में रहा है, कभी पॉइंट 16 से वैकेंसी में चूक गया है। ऐसे कई विद्यार्थी होते हैं जो पॉइंट 16 से चूक जाते हैं। उनको एक एक शब्द का, एक एक बात का एहसास होता है। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी चीज कठिन नहीं है। आप ये सोचकर चले मुझे पूरे में से पूरे सही करने, तब जाकर के आप 80-90 तक पहुंचते हैं। ये कटु सत्य है। आप 100 में से 100 की तैयारी करते हैं तब 80 तक जाकर के पहुंचते हैं। कुछ विद्यार्थी यूं सोचते हैं कि अरे शिलालेख अभिलेख तो बड़ा कठिन टॉपिक है, इसको पहले क्यों पढ़ा दिया। एक एक नंबर कीमती है, एक एक नंबर कीमती है। आपको पता होना, बूंद बूंद से गड़ा भरेगा, और एक नंबर गया मतलब 1 लाख विद्यार्थी ऊपर नीचे हो गए। इसलिए प्रत्येक चीज यहां पर एक एक जो बिंदु लिखा जाता है वो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। उसका विशेष ध्यान रखते हुए ही आपको अध्ययन करना है। बाकी तो कुंभा पढ़ा दूंगा पहले, कुछ कह रहे हैं कि पहले मेवाड़ पढ़ाओ उसमें मजा आता है, कुछ कह रहे हैं राठौड़ पढ़ाओ, पढ़ा दूंगा। वो चीजें सबको आती हैं, उसमें भी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। लेकिन दुनिया से अलग अपने को क्या आता है, अपने को कुछ हट करके करना है। ठीक है। घंटियाल शिलालेख के अंतर्गत सबसे पहली बात, राजस्थान की प्रथम सती, राजस्थान की प्रथम सती, राजस्थान की प्रथम सती संपल कंवर, राजस्थान की प्रथम सती संपल कंवर की जानकारी अंकित है। संपल कंवर की बताओ क्या अंकित है? संपल कंवर की जानकारी अंकित है या जानकारी प्राप्त। राजस्थान की पहली सती, राजस्थान की पहली सती बताओ कौन है? संपल कंवर है। संपल कंवर की जानकारी जो है वो ध्यान रखना, बताओ क्या है? अपने प्रथम सती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला बिंदु क्या याद रखना है? संपल कंवर जो है किसकी पत्नी थी? जोधपुर के सेनापति रणुका की पत्नी। जोधपुर सेनापति, और जोधपुर सेनापति का नाम बताओ क्या था? रणुका। जोधपुर सेनापति रणुका की पत्नी का नाम था संपल कंवर, जिसे राजस्थान की प्रथम सती कहा जाता है। अब देखो अगला बिंदु याद रखना है, घंटियाल शिलालेख जो है इसमें यह भी याद रखना है कि इस शिलालेख में शाकद्वीपीय ब्राह्मण जो हैं उनके द्वारा महाशिवरात्रि के दिन जो की जाने वाली क्रियाएं थी उनका भी उल्लेख मिलता है, लेकिन उनको लिखने का ज्यादा जरूरत नहीं है।
अभी आप ये याद रखो कि राजस्थान की अंतिम सती किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ सती क्या होती है, सती की परिभाषा क्या होती है, सती किसे कहा जाता है। सती का अर्थ होता है ऐसी महिला जो अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाए, उसको कहते हैं सती। चलो बात आ गई, मैं 2-3 मिनट लूंगा, आपके 3-4 शब्द आपको एक साथ ही समझा देता हूं। सती, महासती और मां सती, या लिखवा भी देता हूं, बड़ी काम की चीज है। सती, महासती, मां सती और आसती, इन चारों को समझना। सती, महासती, मां सती और आसती। सती का अर्थ हो गया ऐसी महिला जो अपने पति की चिता के साथ जिंदा जले, उसे सती कहते हैं। राजस्थान की प्रथम सती संपल कंवर, जबकि अंतिम सती रूप कंवर है, वो भी लिखवा देंगे अभी। महासती की परिभाषा क्या होती है, ऐसी महिला जो अपने पति की चिता के साथ जिंदा नहीं जल करके पति की किसी निशानी के साथ जिंदा जले, उसको क्या कहते हैं, महासती कहते हैं। राजस्थान के इतिहास की एकमात्र महासती है उमा दे, रूठी रानी, क्योंकि ये मालदेव से रूठ गई थी उमा दे, और मालदेव से रूठने के बाद ये कभी जोधपुर वापस आई नहीं थी। लेकिन जब मालदेव जी की मृत्यु हुई थी, जोधपुर के राजा मालदेव जी की, तो मालदेव जी की मृत्यु के बाद ये मालदेव जी की पगड़ी के साथ में जिंदा जल गई थी। और ऐसी महिला जो अपने पति की किसी निशानी के साथ जिंदा जलती है, उन महिलाओं को बताओ क्या कहते हैं, मां सती। मां सती, देखो यहां पर मां का अर्थ क्या है, मां यानी मोम, मम्मी। राजस्थान में अपन कहते हैं बाई, बताओ राजस्थान में क्या कहते हैं, बाई। तो मम्मी, बाई, मां शब्द का अर्थ होता है, मां सती का अर्थ होता ऐसी महिला जो अपने पुत्र की चिता के साथ, पुत्र मोह में, मान लो किसी महिला का पुत्र है, उसकी मृत्यु हो गई जवान अवस्था में, तो वो अपने पुत्र के बिना रह नहीं सकती, तो अपने पुत्र की चिता के साथ जिंदा जलने वाली महिला को मां सती कहते हैं। और आसती तो जब मैंने आपको राज सिंह प्रशस्ति पढ़ाई थी तभी बता दिया था कि आसती का अर्थ होता बिना पति के सती होने वाली महिला, बताओ क्या कहलाती है, आसती कहलाती है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहां पर मैं लिखवा देता हूं कुछ बातें। यहां पर राजस्थान की प्रथम सती, राजस्थान की प्रथम सती तो हो गई संपल कंवर, और ये किस शिलालेख से मिलती है जानकारी, ये मिलती है आपके घंटियाल शिलालेख से। यहां पर मैं इधर लिख रहा हूं राजस्थान की अंतिम सती। बताओ राजस्थान की अंतिम सती किसे कहा जाता है, राजस्थान की अंतिम सती कहा जाता है मित्रों रूप कंवर को। बताओ किसको कहते हैं, रूप कंवर। ये रूप कंवर कौन है, रूप कंवर पत्नी है माल सिंह की। रूप कंवर पत्नी बताओ किसकी है, माल सिंह की। किसकी पत्नी है, माल सिंह की पत्नी है। और ये रूप कंवर कहां की रहने वाली थी, दिवराला गांव। ये दिवराला गांव बताओ कहां पर पड़ता है, सिक्कर में। 1987 में सती हुई, 1987 में सती हुई थी। और इनको बताओ राजस्थान की कौन सी सती कहते हैं, अंतिम सती। पिछले सब स्पेक्ट्र में एसआई के पेपर में पूछा गया, राजस्थान सरकार द्वारा सती अध्यादेश अधिनियम कब पारित किया गया, या सती निवारण अध्यादेश कब लाया गया, तो 1987 उसका सही उत्तर होता। सब स्पेक्ट्र में प्रश्न आया था कि राजस्थान सरकार द्वारा सती अध्यादेश कब लाया गया, तो वो 1987, क्योंकि सती प्रथा को 1829 में भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से सती निवारण अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत 1829 ईस्वी में भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध होने के बावजूद भी राजस्थान की जो दिवराला गांव की महिला जिनका नाम था रूप कंवर, वो अपने पति माल सिंह जी के साथ में क्या हो जाती है, सती। इस सती का जो खबर है वो अगले दिन पूरे भारत में फैली। भारत के राष्ट्रीय चैनलों पर खबर दिखाई गई, अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर खबर थी। राजस्थान सरकार पर सवाल उठने लगे, तो राजस्थान सरकार ने एक कठोर कानून बना दिया 1987 में, जिसे कहते हैं राजस्थान सती अध्यादेश। उसके तहत वर्तमान में कोई महिला सती नहीं हो सकती, तो इन्हें कहा जाता है राजस्थान की अंतिम सती। बताओ इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान की अंतिम सती। शिवानी डूडी कह रही माल सिंह कौन है, माल सिंह इन रूप कंवर जी का पति है। माल सिंह इस रूप कंवर जी का बताओ क्या है, पति है, मुझे ध्यान रखना। अगला, राजस्थान की एकमात्र महासती, राजस्थान की एकमात्र महासती, राजस्थान की एकमात्र महासती कौन है, ये बताओ। राजस्थान की एकमात्र महासती है उमा दे।
या इसी का इतिहास में प्रसिद्ध नाम है रूठी रानी। ये जोधपुर के राजा मालदेव की पत्नी है और ये किस स्थान पर महासती हुई थी? गुंदोज गांव पाली। 1562 में जब मालदेव जी की मृत्यु हुई थी, ध्यान रखना। और एक है मां सती, एक है मां सती। मां सती का अर्थ क्या है? केसर कंवर। राजस्थान इतिहास की जो महासती है उनका नाम बताओ क्या है भाई? केसर कंवर। ये कुछ बात अपने को ध्यान रखना है। मां सती का अर्थ है जो अपने पुत्र की चिता के साथ जिंदा जले, उसको क्या कहते हैं? मां सती। तो राजस्थान की प्रथम सती, ध्यान रखना, काम किसको कहते हैं? संपल कंवर को। संपल कंवर जोधपुर के सेनापति रणुका की पत्नी थी। राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर को दिवराला गांव सीकर की कब सती हुई थी? 1987। महासती जो पति की निशानी के साथ जले, उमा दे रूठी रानी। और मां सती केसर कंवर, ये कहां की थी? केसर कंवर बीकानेर की। केसर कंवर बताओ कहां की थी? बीकानेर। फटाफट यहां तक उतारो, उसके बाद आगे चलते हैं। अरे हाँ कालू राम जी, आपका जो है जन्मदिन का जो है आपने वो मैंने स्वीकार कर लिया। सर सबसे बड़ा सती मंदिर कहां है? बेटा झुंझुनू में है बलबीर, सबसे बड़ा सती मंदिर झुंझुनू में है। ओके ओके। उमा दे के पति का नाम क्या था गुरुजी? अरे उमा दे के बेटा पति का नाम था मालदेव। जोधपुर के राजा का नाम नहीं सुना क्या? मालदेव। वो मालदेव जो है, सर ये सब का उल्लेख नहीं, करण जी सब का उल्लेख नहीं मिलता इसमें, केवल तीर देखो यहां पर है, केवल और केवल इसी का उल्लेख मिलता है। ये तो आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि जीके में कहीं से भी इधर उधर प्रश्न आ सकता है। दुर्गा पूछ रही डाक टिकट कैसे जारी किया जाता? डाक टिकट का अर्थ होता है किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को और प्रसिद्धि दिलाने के लिए डाक टिकट जारी किया जाता। क्योंकि डाक टिकट जाएगा तो लोग उस डाक टिकट पर, मान लो आप प्रसिद्ध हैं, कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है, उसके ऊपर डाक टिकट जारी होगा तो हर व्यक्ति देखेगा, अरे यार डाक टिकट पर किसकी फोटो लगी हुई, बताओ देखेंगे कि नहीं देखेंगे? अखबार में विज्ञापन आता तो अपन देखते कि नहीं देखते? तो किसी महापुरुष या प्रसिद्ध स्थल को और प्रसिद्धि दिलाने के लिए डाक टिकट जारी किया जाता है। ओके ओके, डन डना डन डन, डन डना डने डने। ये हो गई अपनी सारी की सारी बातें घंटियाल शिलालेख से। आशा करता हूं कि घंटियाल शिलालेख आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। वापस से सुन लीजिएगा, घंटियाल शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? जोधपुर से। 861 ईस्वी का शिलालेख है। घंटियाल शिलालेख गुर्जर प्रतिहार शासक का कुक के काल का शिलालेख है। इसको लेखक जो थे वो मग था, लिखने वाला कृष्णेश्वर था। शिलालेख कुल 4 भागों में है, एक माता मंदिर में, एक बार 3 शिलालेख है, माता मंदिर में 1 शिलालेख है। अंदर वाले की भाषा जो है महाराष्ट्री है, बाहर वाले की भाषा संस्कृत है। इसमें जो बाहर के शिलालेख है उन पर गणेश जी की प्रतिमा का अंकन है। उस शिलालेख के अनुसार अपने जो मग जाति के ब्राह्मण है उनको मारवाड़ में शाकदीपीय कहा जाता था। इसी शिलालेख के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र को बताया जाता है। इसी शिलालेख के अनुसार राजस्थान की प्रथम सती संपल कंवर की जानकारी भी प्राप्त होती है। ये सारी बातें अपने को क्या ध्यान रखनी है? ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। अरविंद कह रहा सर ये महिलाएं पीछे देख क्यों लगाती? बेटा देख का अर्थ होता है देवी। देख का अर्थ क्या होता है? देवी। आजकल अपन नहीं लिखते गीता देवी, फलाना देवी, सीता देवी, सुनीता देवी। तो देवी और दे वो राजाओं की रानियों के लिए एक उपयुक्त साहित्यिक शब्द था। बताओ कौन सा शब्द था? साहित्यिक। अगले शिलालेख की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। अगला परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण शिलालेख जिनका नाम है गोनेर शिलालेख। और यह गोनेर शिलालेख बड़ा महत्वपूर्ण है। 1776 ईस्वी का गोनेर शिलालेख। बताओ कब का है? 1776 का। और भी आऊंगा, कुंभलगढ़ वगैरह सारे शिलालेख पढ़ाऊंगा, सीरवा वीरवा अचलेश्वर, चिंता नहीं करनी है। लेकिन जो ज्यादा ट्रेंड में हैं उनको पहले पढ़ रहे हैं। गोनेर शिलालेख गुरुजी कहां से प्राप्त हुआ है? गोनेर स्थान पड़ता है। और ये गोनेर स्थान बताओ कहां पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है।
गोनेर स्थान पड़ता है और ये गोनेर जो है जयपुर में पड़ता है। सर आसती, आसती बेटा मैंने कल बता दिया था, बिना पति के सती होने वाली बताओ क्या कहलाती है? आसती कहलाती है। तो गोनेर, गोनेर बताओ कहां पर है? जयपुर में। इस शिलालेख में क्या बातें बताई गई है? इस शिलालेख में किसकी जानकारी दी गई है? इस शिलालेख में ध्यान रखना, गोरक्षा, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द लिख रहा हूं मैं, गोरक्षा। क्या होगा गोरक्षा से? गोरक्षा हेतु तीन बातें ध्यान रखना। गोरक्षा हेतु हिंदुओं को, हिंदू एवं मुस्लिमों को, हिंदू एवं मुस्लिमों को धर्म की कसम दिलाई गई। गोरक्षा हेतु हिंदू व मुस्लिमों को धर्म की कसम का उल्लेख, यानी ऐसा कहते हैं कि गायों की रक्षा हेतु, गायों की रक्षा हेतु हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय, क्योंकि दो बड़े संप्रदाय थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों को क्या दिलाई गई है? कसम दिलाई गई है। इस कसम का उल्लेख गोनेर शिलालेख में कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वो गायों की बताओ क्या करती है? रक्षा करती है। गायों की क्या करती है? रक्षा। सुगन कह रहा है कि अनुमरण। हां बेटा, जब सती प्रथा पढ़ूंगा, मैं भी सती प्रथा थोड़ी पढ़ा रहा हूं। सती प्रथा को सेमरण प्रथा, अनुमरण प्रथा, ऐसी कई प्रथाओं के सेह गमन प्रथा, वो जब सती प्रथा आएगी तब पूरा विस्तार से बताएंगे। अभी शिलालेख पढ़ रहे हैं, सती प्रथा नहीं पढ़ रहे हैं। शिलालेखों में तो सर याद नहीं होता। अरे भाई करना पड़ेगा, देखो करना तो पड़ेगा याद, कोई चारा नहीं है। नेक्स्ट, ये जो गोनेर शिलालेख है, ये गोनेर शिलालेख दोस्तों जगदीश मंदिर से प्राप्त हुआ है। गोनेर शिलालेख कौन से मंदिर से प्राप्त है? जगदीश मंदिर से प्राप्त शिलालेख का नाम क्या है? गोनेर। और यहां पर ये जो जगदीश मंदिर है, इस जगदीश मंदिर की तुलना कैलाश पर्वत से की गई है। ध्यान रखना, तुलना कैलाश पर्वत से की गई है। कैलाश पर्वत देवों का देव, महादेव का निवास, कौन सा पर्वत है? कैलाश। आप कहेंगे जगदीश मंदिर तो उदयपुर में है, जिसे हम स्वप्नों में बना मंदिर भी कहते हैं, जगत सिंह जी ने बनवाया था। जी हां, उदयपुर में भी है, लेकिन एक जगदीश मंदिर गोनेर जयपुर में है, जहां से यह शिलालेख प्राप्त हुआ है। यहां पर स्थित ये जो जगदीश मंदिर है, इसकी तुलना कैलाश पर्वत से की जाती है। इस शिलालेख में हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों को गोरक्षा हेतु कसम दिलाने का उल्लेख भी मिलता है। ये चार बातें ध्यान रखना। 1776 ईस्वी में है। किसका उत्कीर्णनकर्ता कौन है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी होगी मैं आपके सामने साझा कर दूंगा। आप कहेंगे उत्कीर्णनकर्ता वगैरह, इसकी जानकारी का क्या है? अभाव है। ये अपने को ध्यान रखना है। फटाफट से उतारो, फिर आगे चलते हैं। ओके ओके, उतार लिया। अब इस गोनेर शिलालेख में ध्यान रखना, जगदीश मंदिर कहां है? गोनेर शिलालेख में और ध्यान रखना, ये गो रक्षा के साथ साथ जगदीश मंदिर की रक्षा का भी उल्लेख है। यानी जगदीश मंदिर की रक्षा, इसकी भी कसम साथ के साथ खिला रखी। ये भी ऐड कर लेना भाई। जगदीश मंदिर की रक्षा वे गो रक्षा हेतु हिंदू व मुस्लिम धर्म की कसम का उल्लेख बताओ कौन से शिलालेख में मिलता है? गोनेर शिलालेख में मिलता है। और गोनेर शिलालेख कब का है? 1776 ईस्वी का है। ये अपने को ध्यान रखो। हां, फटाफट से ये ऐड कर लेना भाई। जगदीश मंदिर और अपने गोरक्षा, दोनों को रक्षा की जो जानकारी मिलती है, और इसमें जगदीश मंदिर की तुलना किससे की गई है? कैलाश पर्वत से। सर थोड़ा बड़ा लिखो। हैप्पी सिंह जी ठीक है, बड़ा लिख देते हैं। उतार लिया। रेखा भाकर जी, नीतू कंवर जी उतार लिया। ओके ओके, गोरक्षा की कसम के का वजह से ही नाम गोनेर पड़ा। बिल्कुल राकेश जी, बहुत बढ़िया। गोरक्षा के वजह से ही इसका नाम बताओ क्या पड़ा? गोनेर पड़ा था। गोनेर पड़ता है जयपुर में। यहां तक तो लिख लिया। आगे आ जाओ। आगे आ गया। अगला जो शिलालेख पढ़ेंगे उस शिलालेख का नाम है चीरवा शिलालेख। बताओ शिलालेख का नाम क्या है?
चीरवा शिलालेख। और ये चीरवा शिलालेख बताओ कहां का है? चीरवा शिलालेख फटाफट से बताओ कहां पर है? स्थान मैं नहीं लिखूंगा, कमेंट करके बताना है। चीरवा शिलालेख कहां का है? फटाफट से कमेंट करके बताना। अरे भाई किसके वंशज गुर्जर प्रतिहार कहलाए? अरे गुर्जर प्रतिहार जब पढ़ेंगे तब बताएंगे बेटा। चारू क्या होता है? चारू क्या होता है? चारू आशीष जी माता मंदिर की बारे एक साल बनी हुई उस स्थान को चारू कहा गया है। उसको क्या कहा गया है? आशीष मीणा, उसको चारू कहा गया। चारू एक स्थान है बेटा, चारू एक स्थान है। चीरवा शिलालेख 1273 ईस्वी में स्थान आप बताएंगे कि स्थान कौन सा है? स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। ये शिलालेख कहां से मिला? और इसके जो प्रशस्तिकार या जो रचनाकार हैं उनका नाम है रत्न पर्व सूरी। बताओ क्या नाम है भाई? रत्न पर्व सूरी इनके प्रशस्तिकार या रचनाकार है। प्रशस्तिकार या चीरवा उदयपुर, वाह भाई वाह। योगेश भावना पुष्पा फॉर अनी सिंह, ज्ञान सिंह मीणा उदयपुर का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये चीरवा स्थान कहां पर पड़ता है भाई? उदयपुर में पड़ता है। इस चीरवा शिलालेख में क्या जानकारी मिलती है? चीरवा शिलालेख में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। पहली जानकारी, चीरवा शिलालेख से संबंधित पहली जानकारी, टांटेड जाति का उल्लेख। बताओ कौन सी जाति का उल्लेख मिलता है? टांटेड जाति का उल्लेख। एक जाति है, टांटेड जाति का उल्लेख इसी शिलालेख में मिलता है। और यहां पर एक विशेष ध्यान रखना है, टांटेड जो जाति है इनके कारण राजस्थानी वैवाहिक रिवाज, राजस्थानी वैवाहिक रिवाज टूंटिया, राजस्थानी वैवाहिक रिवाज, राजस्थानी वैवाहिक रिवाज टूंटिया, टूंटिया की शुरुआत मानी जाती है। ध्यान रखना, ऐसा कहते हैं। हालांकि टांटेड जाति मूलतः मेवाड़ में रहा करती थी। मेवाड़ के टांटेड जाति की जो महिलाएं हुआ करती थी वो एक नकली विवाह खेला करती थी, और वही नकली विवाह आगे जाकर के राजस्थान में बताओ क्या बन गया? टूंटिया बन गया। टूंटिया क्या होता है? एचएम के पेपर में प्रश्न पूछा गया। ध्यान रखना, सती प्रथा का उल्लेख बिल्कुल बिल्कुल टांटेड जाति का उल्लेख है। अब यहां पर देखना टूंटिया क्या होता है। एचएम के पेपर में प्रश्न क्या पूछा गया? घर में राज लुगाया का, घर में राज लुगाया का कहावत चरितार्थ होती है। घर में राज लुगाया का ये जो कहावत है ये विवाह के किस रिवाज से चरितार्थ होती है? भाई बड़ा अच्छा प्रश्न आ गया कि घर में राज लुगाया का कहावत विवाह के किस रिवाज से चरितार्थ होती है? ऑप्शन ए में दे दिया जेला मेला की आरती, बे में दे दिया टूंटिया, से में दे दिया सोटा सोटी, दे में दे दिया जुआ जुई। आप बताओ घर में राज लुगाया का ये कहावत विवाह के किस रिवाज से चरितार्थ होती है? हाँ टूंटिया, अंटा टूंटी, अंटा टूंटी नहीं होता, इसको टूंटिया ही कहते हैं। ध्यान रखना, क्षेत्र विशेष में अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड, इन तीनों में इस रिवाज को टूंटिया ही कहा जाता है। बिल्कुल सही है, घर में राज लुगाया का ये कहावत इसी विवाह के टूंटिया रिवाज से चरितार्थ होती है। आप कहेंगे टूंटिया रिवाज क्या होता है गुरुजी? एक मान लो आरएस मेंस के विद्यार्थी से मैंने ऐसे ही मॉडल पेपर में प्रश्न दे दिया, टूंटिया किसको कहते, और उसमें लिख दिया ब्रैकेट में 15 शब्द लिख भाई। इस पर मेंस का मॉडल पेपर था, उसमें कॉपी देख रहा था एक दिन में, लिखा टूंटिया किसको कहते। मेंस की बात है। एक विद्यार्थी लिख करके आया, राजस्थान में नल को टूंटी कहते हैं और कई नलों का समूह टूंटिया कहलाता है। बताओ सही है क्या? राजस्थान में नल को टूंटी कहते हैं और कई नलों का समूह टूंटिया कहते हैं ना। टूंटी आएगी, कहा आगे राजस्थानी भाषा में नहीं बोलते, अरे टूंटी आएगी। तो टूंटी क्या नल को कहते हैं क्या? और कई नलों का समूह बताओ टूंटिया कहलाता है क्या? नहीं, टूंटिया विवाह का एक रिवाज है। लेकिन वो आरएस का भावी अधिकारी था और आरएस मेंस में बैठ रहा था वो, तो वो ऐसा लिख के आ गया। लेकिन अपने को नहीं लिखना है, टूंटिया विवाह का एक रिवाज होता है। विवाह का कैसा रिवाज होता है टूंटिया? बारात जाने के पश्चात, ध्यान रखना, क्योंकि मैं अपने बारात में पुरुष जाते हैं, पीछे घर में कौन रह जाती है? महिलाएं। उन महिलाओं के द्वारा एक नकली विवाह का आयोजन होता है, जिसमें दूल्हा भी महिला, दुल्हन भी महिला, पंडित भी महिला, डांसर भी महिला, फेरे लेने वाले भी महिला,
मंत्र पढ़ने वाले भी महिला, सब कुछ महिला ही महिला। घर में राज लुगाया का कहावते अपने बताओ किसकी है? टूंटिया कहलाती है। ये भी अपने को सही याद रखना है, ये अपने को याद रखना है। अगला बिंदु, इसी टांटेड़ जाति से राजस्थान के किस रिवाज की उत्पत्ति मानी जाती है? टूंटिया। टूंटिया जो रिवाज है ये घर में राज लुगाया का कावत चरितार्थ करता। घर में राज लुगाया का आया हुआ प्रश्न है, घर में राजे लुगाया का, घर में राजे लुगाया का ये कहावत जो है ये बताओ क्या होती है? चरितार्थ होती है। एक बार फटाफट यहां तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और इस शिलालेख में क्या क्या जानकारी का अंकन है भाई, फटाफट से लिखिएगा। हाँ देखा है टूंटिया, देखा, अरे देखा ही तो है, देखा ही तो है बिल्कुल। राजस्थान में आपको लंदन थोड़ी पढ़ के आए और अपन सब राजस्थानी लोग हैं। अरे भाई जो मजा राजस्थानी में है वो किसी भाषा में नहीं है। तो यहां तक उतार लिया। अब इस 13वां शिलालेख के बारे में और क्या क्या बातें याद रखनी है? हाँ हाँ सर, इतिहास के स्रोत मेवाड़ मुगल संधि 1615 में और 1681 में आपने अलग अलग बताई। अब क्या करें इस विद्वान का? देख बेटा, मेवाड़ मुगल संधि कितनी बार हुई थी? 2 बार हुई थी। कुछ कह रहे हैं गुरुजी आपने मेवाड़ मुगल संधि 1615 में बताई थी एक जगह और एक जगह 1681 में बताई थी। पहली बार मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? 1615 में हुई थी। फिर मेवाड़ मुगल संधि का पार्ट 2 आया था जो हुआ था 1681 में। बताओ 1681 में, बताओ पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं आते क्या भाई? हलचल पार्ट 1 हलचल पार्ट 2 नहीं आया? धूम 1 धूम 2 आई कि नहीं आई? तो ये मेवाड़ मुगल संधि पहली बार 15 में हुई थी, दूसरी बार 81 में हुई थी। थोड़ा बहुत ध्यान रखो करो। सर आपने फला जगह वो 81 लिखवा दिया, 15 लिखवा दिया। अरे सारी बातें आपको प्रामाणिकता से लिखवाई जाएगी, आपको ध्यान रखो। अगला इस 13वां शिलालेख में ध्यान रखना क्या बातों की जानकारी मिलती है? पाशुपात योगियों द्वारा, पाशुपात योगियों द्वारा, पाशुपात योगियों द्वारा शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन की जाने वाली क्रियाओं का उल्लेख, की जाने वाली क्रियाओं का उल्लेख। ये पाशुपात योगी कौन होते हैं? की जाने वाली क्रियाओं का उल्लेख। शैव संप्रदाय के अनुयायी। जब अपन ने शैव संप्रदाय पर चर्चा की थी तब मैंने आपको बताया था पाशुपात संप्रदाय। और पाशुपात संप्रदाय की राजस्थान में सबसे प्रधान पीठ बताओ काम पर है? एकलिंग नाथ जी का मंदिर। बताओ कौन सा मंदिर है? एकलिंग नाथ जी का मंदिर जो है कैलाशपुरी, कैलाशपुरी पड़ता है उदयपुर में। तो पाशुपात संप्रदाय ये शैव संप्रदाय के एक भाग है। और शैव यानी जो शिव को मानते हैं उनका सबसे बड़ा त्योहार, देवों के देव महादेव का त्योहार आता है शिवरात्रि। शिवरात्रि को भगवान शिव की पूजा किस प्रकार से होती है, शिव को किन किन चीजों का भोग लगाया जाता है, ये सारी बातें यहां पर मिलती है। इसमें सती प्रथा का उल्लेख भी मिलता है, ध्यान रखना। प्रश्न ऐसा भी बन जाए कि किस शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो गुरुजी आपने तो अभी अभी तो वो बताया था और फिर यहां बता रहे हो। हां, उसमें सती प्रथा के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं, इतना लिखा गया है कि राजस्थान की प्रथम सती ये थी। सती प्रथा का जो विस्तृत इतिहास है वो अपने को 13वां शिलालेख में मिलता है। और क्या मिलता है इस 13वां शिलालेख में? ध्यान रखना, इस शिलालेख में, इस शिलालेख में, इस शिलालेख में गुहिल राजाओं को, गुहिल राजाओं को, गुहिल राजाओं को एकलिंग नाथ जी का दीवान बताया गया है। एकलिंग नाथ जी का, एकलिंग नाथ जी का दीवान बताया गया है। बताओ एकलिंग नाथ जी का क्या बताया गया है? दीवान बताया गया। ऐसा कहते हैं कि जितने भी राजा आए थे वो खुद तो एकलिंग नाथ जी को ही राजा मानते थे, अपने खुद को एकलिंग नाथ जी का सेवक मानते और एकलिंग नाथ जी को ही सर्वोपरि मानते। यानी गुहिल राजाओं को एकलिंग नाथ जी का सेवक बताया गया है। यह सेवक 13वां शिलालेख में, यह था अपना 13वां शिलालेख। उतारो फटाफट, फिर आगे चलते हैं।
फटाफट उतारो भाई। हाँ उतार लिया उतार लिया। ओके ओके ओके। मनीष चौधरी कह रहा है सर आपने मेवाड़ मुगल संधि 1615 और 81 दो बार लिखवाई, कौन सी सही माने? अरे मनीष भाई 4 बार बता दिया बेटा। मेवाड़ मुगल संधि जो है पहली बार 1615 में हुई थी, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह एवं मुगल बादशाह जहांगीर के बीच, और दूसरी बार हुई थी 1681 में सब अपने मेवाड़ के महाराणा जय सिंह और औरंगजेब के बीच। बताओ किस किस के बीच? औरंगजेब के बीच। उतार लिया। डन डना डन 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 डना डने डन। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना चीरवा शिलालेख। दोबारा से देख लो भाई चीरवा शिलालेख के बारे में। चीरवा शिलालेख 1273 का है, स्थान उदयपुर में है, रचनाकार रत्न परब सूरी है। इसकी लिपि लिखना चाहो तो लिपि अंकित कर लेना भाई। इसकी लिपि है नागरी। बताओ इसकी लिपि कौन सी है? नागरी लिपि है। टांटेड जाति का उल्लेख है। राजस्थान में वैवाहिक रिवाज टूंटिया की शुरुआत मानी जाती है। टूंटिया घर में राज लुगाया की कहावत को चरितार्थ करता है। यहां पर पाशुपात यानी शैव संप्रदाय के योगियों द्वारा शिवरात्रि के दिन भोले की पूजा किस प्रकार से होती है, ये सारी बातें। सती प्रथा का उल्लेख है। और गुइल राजाओं को एकलिंग नाथ जी का क्या कहा गया है? दीवान कहा गया है। डन डना डन डन। ओके आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं, अगले नए शिलालेख की तरफ चलते हैं और इस शिलालेख का नाम है रणकपुर प्रशस्ति। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रशस्ति है रणकपुर प्रशस्ति। हालांकि ये प्रशस्ति जब अपन पढ़ेंगे इतिहास तो कई बार आएगी। दो ही प्रश्न यहां से महत्वपूर्ण बन सकते हैं। पहला, रणकपुर प्रशस्ति है कहां पर? रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। और रणकपुर तो आप सब ने देख रखा होगा। बताओ कमेंट करके फटाफट से, रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में है? रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में है? ये मुझे आता नहीं है भाई। रणकपुर कहां है? आप ही बताओगे, आप ही बताओगे कि रणकपुर कहां पर है। ये जो प्रशस्ति है 1439 ईस्वी की है। ये जो प्रशस्ति है कब की है? 1439 अपने ईस्वी की है, ये ध्यान रखना। हाँ मुझे नहीं पता भाई, ये रणकपुर आता नहीं, आप ही बताओगे, आप ही बताओगे। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राकेश जी मान ली भाई, शुभकामनाएं मान ली आपकी। पाली, अरे वाह भाई वाह, सारे इंटेलिजेंट हो गए। पाली, बिल्कुल रणकपुर जैन मंदिर पाली में है। पक्का है ना? मुझे नहीं पता भाई कहां पर है। रणकपुर जैन मंदिर हो गया पाली। मित्रों ये जो रणकपुर प्रशस्ति है, ये रणकपुर प्रशस्ति इसके जो रचनाकार थे, यानी इसके जो रचनाकार है उनका नाम था देपाक। रचनाकार था देपाक। ये जो प्रशस्ति है मथई नदी के किनारे, बताओ कौन सी नदी के? ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मथई नदी के किनारे, मथई नदी के किनारे ये प्रशस्ति स्थित है। अब आप कहेंगे चौमुखा जैन मंदिर कहते हैं इसे, नलिनी के विमान के समान मंदिर कहते हैं, मुझे ही पता है। लेकिन मंदिर पढ़ रहे हैं, प्रशस्ति पढ़ रहे हैं, प्रशस्ति पढ़ रहे हैं तो मंदिर की कोई बात नहीं। 1444 खंभों का मंदिर कहते हैं। जैन व्यापारी जिज्जा अपने धारणक शाह ने यह बनवाया था, बिल्कुल बनवाया था। लेकिन मैं उनकी बातें ही नहीं कर रहा। मंदिर पढ़ूंगा तब करूंगा धारणक शाह की बातें। 1444 खंभों का मंदिर, नलिनी के विमान के समान मंदिर, ये सारी की सारी बातें तो बाद में करेंगे। अभी तो केवल ध्यान रखना मथई नदी के किनारे हैं। और इस प्रशस्ति में आपको क्या जानकारी मिलती है? इस प्रशस्ति में ध्यान रखना, बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग बताया गया है। बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग बताया गया है। इस बात को विशेष गांठ बांध लेना। बप्पा रावल व काल भोज को क्या बताया गया है? बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग छपेगा, पक्का छपेगा। किस प्रशस्ति में बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग बताया गया है? तो आप बताओगे, नीचे ही नीचे आपने लाइन लिखी थी गुरुजी और ऊपर तीर लगाया था रणकपुर प्रशस्ति में। कौन सी प्रशस्ति में? रणकपुर। कुंभलगढ़ में बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बता रखा है, जबकि अपन जब भी पढ़ते और परीक्षाओं में पूछा भी गया है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा में पूछा गया, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था?
उत्तर था काल भोज। बप्पा रावल को ही काल भोज कहते हैं, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता। ये राजस्थान का इतिहास है, प्रधान और राजस्थान है, प्रधान और कहीं है राजस्थान है। यहां कहते कुछ है, होता कुछ है। ताउते आए या नहीं आए, लेकिन राजस्थान वाले ताउते के इंतजार में जरूर बैठे थे। आया ही नहीं, बताओ। मोबाइल पूरा 100% चार्ज करके बैठे थे, फुल तैयारी। 4 दिन का आटा एडवांस पीस रखा था, लाइट आए तो कोई टेंशन नहीं। अपन तो राजस्थानी है, प्रधान और राजस्थान है। वो क्या है? राजस्थान है। यहां पर बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो बप्पा रावल वे काल भोज को अलग अलग बता रखा है। कौन सी प्रशस्ति में? रणकपुर प्रशस्ति में। एक बार यहां तक छापो, फिर आगे चलते हैं। छापो रे, छापो भाई, फटाफट छापो। हाँ हाँ, डन डना डन 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 डन। ओके ओके ओके, हो गया हो गया हो गया। ताऊ जी नहीं आए, ताऊ जी नहीं आए। ओके ओके, लिख लिया, छाप लिया। सर राजस्थानी है, गर्व हैं, हम तो राजस्थानी ही बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अरे जो राजस्थानी में मजा है वो बताओ, कहीं और मजा है क्या? अगला परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताओ कौन सा शिलालेख है? बेणेश्वर शिलालेख है। राजस्थानी तो राजस्थानी है, बताओ। राजस्थानी तो राजस्थानी है। एक अपन हिंदी में बोलते हैं कि मम्मी खाना लगा देना, अंग्रेजी में बोलते हैं मॉम खाना लगा देना, लंच तैयार है क्या? और एक राजस्थानी में बोलते हैं भाई रोटी गाल दे, भाई रोटी गाल दे। तो अलग अलग शब्द है, आनंद ही अलग है, आनंद ही अलग है। बेणेश्वर शिलालेख 1866 ईस्वी का शिलालेख। बताओ कहां से प्राप्त हुआ? डूंगरपुर से प्राप्त हुआ। बताओ, डूंगरपुर से प्राप्त हुआ। ये अपने को ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ शिलालेख अलग है क्या? बिल्कुल अलग है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति अलग है और कुंभलगढ़ शिलालेख अलग है। दोनों अपन पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ शिलालेख, जगदीश प्रशस्ति, जगदीश शिलालेख, ये सारी बातें अलग अलग है। देखो भाई, बेणेश्वर शिलालेख हो गया डूंगरपुर। इस शिलालेख में ध्यान रखना, हस्ताक्षर युक्त राज्य का एकमात्र शिलालेख बताओ कौन सा है? बेणेश्वर शिलालेख है। और इतना होनार कोई विद्यार्थी है जो कमेंट करके बता सकता है कि इस पर हस्ताक्षर किसके हैं, तब मानेंगे वाह तैयारी चल रही है। हस्ताक्षर युक्त शिलालेख किसके हस्ताक्षर है? अगर कोई बता दे तो मजा है। हस्ताक्षर युक्त शिलालेख, एकमात्र शिलालेख जिसके ऊपर साइन किए गए हैं। और वो साइन किसके किए गए हैं वो अपने को ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा परीक्षा में आएगा कि हस्ताक्षर युक्त शिलालेख कौन सा है। माघ पूर्णिमा को मेला वो अलग है, वो माघ पूर्णिमा का मेला अलग है, वो बेणेश्वर धाम पर लगता है। ये बेणेश्वर शिलालेख है, बेणेश्वर शिलालेख है। हिल ट्रक्स, बिल्कुल एक और है, दो लोगों के हैं। एक तो लोगों ने, गिरीश ने बता दिया हिल ट्रक्स, बिल्कुल सही है। हिल टेकर्स जो हैं उनका साइन है, ध्यान रखना। एक तो साइन है हिल टेकर्स, हिल टेकर्स, ये ध्यान रखना। हिल टेकर्स एक तो साइन इनके हैं और दूसरे साइन किनके हैं? एक अंग्रेज अधिकारी और है, ध्यान रखना। दो जनों के साइन है, एक के नहीं है। एक आप बताओगे, दूसरा एक तो बता दिया गिरीश जी ने। दूसरा बेणेश्वर के बारे में ध्यान रखना, आस्करण राठौड़ के काल का शिलालेख माना जाता है। आस्करण राठौड़ के काल का, बताओ किसके काल का? आस्करण राठौड़ के काल का शिलालेख माना जाता है, यह भी ध्यान रखना। और ये आस्करण राठौड़ कौन है? आस्करण राठौड़ कौन है? एम मैकेंजी, क्या बात है, बिल्कुल सही है। एम गिरीश गमानी, बिल्कुल सही है गिरीश जी, आपका उत्तर है। दूसरा जो अंग्रेज अधिकारी है वो उनका नाम है एम मेंके जी। बताओ क्या नाम है? एम मेंके जी। अब देखो नाम भी ऐसे, क्या करें। अभी नाम होता रूपा, कृपा, बलदेव, साड़गा तो कितना आसानी से याद होता, लेकिन कोई बात नहीं। हिल टेकर्स वे मैकेंजी के हस्ताक्षर है। और हस्ताक्षर युक्त शिलालेख आपका कौन सा शिलालेख है? बेणेश्वर आस्करण राठौड़ के काल का
आस्करण राठौड़ के काल का बताओ क्या है भाई, शिलालेख। ये आस्करण राठौड़ कौन है गुरुजी? डूंगरपुर के राजा थे भाई आस्करण राठौड़, जिनकी रानी का नाम था प्रिमल देवी। उन्होंने, आपको पता हो तो, लीलाधर नामक वास्तुकार के निर्देशन में 9 लखा बावड़ी बनाई थी। बताओ क्या है? 9 लखा बावड़ी बनाई थी। फटाफट से उतारो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, ओके ओके, उतार लिया उतार लिया। फास्ट वाला कौन है? कविता जी पूछ रही। फास्ट वाला हिल ट्रेक से, बताओ क्या नाम है? हिल ट्रेक्स, TACKRES। रनिंग में लिखा हुआ है रे, क्या लिखा हुआ है? रनिंग में। हिल ट्रेक्स जो है, और दूसरा बताओ क्या है? मैकेंजी। तो ये हो गया अपना बेणेश्वर का शिलालेख, ये हो गया अपना बेणेश्वर। और बेणेश्वर तो 3 नदियों के संगम पर है, सोम, माही और जाखम। इन 3 नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम है, जहां पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन, बताओ माघ पूर्णिमा जो है उस दिन यहां पर मेला बरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ वे वागड़ का प्रयाग कहा जाता। लिखना चाहे तो लिख ले, नीचे नोट लगा करके ये बात भी लिख ले, काम की बात है। सोम, माही और जाखम, इन 3 नदियों का संगम बताओ कहां पर होता है? नवाटापरा गांव। और ये नवाटापरा गांव तो कहां पर पड़ता है? नवाटापरा गांव तो पड़ता है गुरुजी डूंगरपुर में। नवाटापरा गांव डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा के दिन, बताओ कौन से दिन मेला बरता है? माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला बरता है। माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर मेला बरता है। और ये जो बेणेश्वर मेला है, इस बेणेश्वर मेला को ध्यान रखना, एक तो वागड़ का प्रयाग कहा जाता है। वागड़ का बताओ क्या कहा जाता है? प्रयाग। और इसी को कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। इसी को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। बरता कब है? ये बरता है माघ पूर्णिमा के दिन। सोम, माही और जाखम, तीनों नदियों का संगम। कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया, तीनों नदियों का संगम कौन से गांव में होता है? तो नवाटापरा गांव में। ये था भाई अपना प्रमुख रूप से, बताओ कौन सा शिलालेख है? अपने बेणेश्वर का शिलालेख, गोनेर का शिलालेख अपने पढ़ लिया, चीरवा का शिलालेख पढ़ लिया, घंटियाला शिलालेख पढ़ लिया। ये सारे शिलालेख अपने इस क्लास में चर्चा की। आशा करता हूं कि ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में अपन फिर से राजस्थान की लोक देवियों पर चर्चा करेंगे, और राजस्थान की लोक देवियां यानी राजस्थान की कला संस्कृति पर आप सभी के द्वारा दिए गए जन्म दिवस के ऊपर पर हजारों बधाई संदेशों के प्रति मैं आपका आभारी रहूंगा। पुनः आपको साधुवाद व धन्यवाद प्रकट करते हुए आप सभी से यही अपेक्षा करूंगा कि आपका स्नेह व प्यार इसी प्रकार बनाए रखें। उत्कर्ष के प्रति आपका स्नेह प्यार लगातार बढ़ता रहे। आपके उत्तम स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आप सबसे आज विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।